Assalamu alaikum. Hello students. Hope you are doing well. This is our second lecture on MCQs, and today we are going to discuss the MCQs of the diary of a young girl. In our previous lecture, we have covered the detailed MCQs on Why We Travel by Pico Iyer. So my dear students, let's start the MCQs on the diary of a young girl. पहला ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि एनी वॉज बॉर्न इन, एनी पैदा हुई तो बॉर्न इन फिलहाल देख लेते हैं, वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हो जाती है, एनी फ्रैंक। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव है एनी फ्रैंक इज डैश ओल्ड, वो कितनी साल की थी, एनी फ्रैंक कितने साल की थी, वो 13 साल की थी। क्योंकि जब हम टेक्स्ट को शुरू करते हैं तो हमें वहीं से पता चलता है कि एनी फ्रैंक 13 साल की थी जब उसने डायरी लिखी, और जब उन दिनों हालात ख़राब हो गए थे, नाज़िज़्म का दौर चल रहा था, तो वहाँ पर ऐसी बातें थी तो जो हमें मालूम हो जाती है टेक्स्ट से ही। तो इस लिहाज से हमें यही पता चला कि एनी फ्रैंक जो है वो फ्रैंकफर्ट जर्मनी में पैदा हुई। इसके बाद हमें पता चला वो 13 साल की थी। तो ये दो ऑब्जेक्टिव्स। हमारा तीसरा ऑब्जेक्टिव है एनी फ्रैंक्स फुल नेम वाज, एनी फ्रैंक का फुल नेम क्या है। तो ज़्यादातर इसको ज़्यादा हमने ध्यान दिया नहीं है, टेक्स्ट में ज़्यादातर बच्चे याद नहीं रखते। तो एनी फ्रैंक का असली नाम, असल नाम क्या है या फुल नेम उसका क्या था, उसका असल नाम एनलीज मैरी फ्रैंक। तो उसका असल नाम एनलीज मैरी फ्रैंक था, उसका असल नाम एनलीज मैरी फ्रैंक था। हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट डज एनी डिसाइड। तो एनी डिसाइड क्या करती है, व्हाट डज एनी डिसाइड, एनी क्या डिसाइड करती है। वो अपना दोस्त बनाना चाहती है, नोट्स बनाना चाहती है या हाइड एंड सीक खेलना चाहती है। तो टेक्स्ट में पता चलता है कि एनी एक डायरी बनाना चाहती, वो एक डायरी राइट करना चाहती है, टू राइटिंग ए डायरी। इसके साथ में हमारा और एक ऑब्जेक्टिव है हु हेल्प्ड एन टू राइट द एसे इन वर्स। एन को, एन यानी एनी फ्रैंक को कौन मदद करता है कि वो ये जो ऐसे लिख रही है उसको वर्स में लिखे। उसको शेरली कह रहा है सेन सोनी संद्रा, तो उसका जो हेल्प कर रहा है वो सेन है। तो सेन उसकी क्या है, वो उसकी फ्रेंड होती है। तो उसकी फ्रेंड ही उसे एक्सप्लेन करती है कि आप इसको लिख लीजिए। मैंने एक्सप्लेनेशन दी है। एन्स फ्रेंड शी वॉज गुड एट पोइट्री, शी ऑफर्ड हर टू राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड इन वर्स। तो अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है कि हमारे पास हमें बात ये सामने आ जाती है कि भाई अगर एनी को कोई फ्रेंड नहीं था, एनी फ्रैंक ने अपनी जो फ्रेंड थी वो किट्टी को बना लिया था, तो एनी फ्रैंक का अगर कोई फ्रेंड नहीं था तो ये कौन सा फ्रेंड है फिर, ये एनी का कौन सा फ्रेंड है, ये जो सेन यहाँ उस जिसने उसको मदद किया है ये कौन सा फ्रेंड है। असल में मैं आपको बताऊं, एनी यहाँ पे बात करती है, जब वो फ्रेंड्स की बात करती है वो कहती है कि मुझे कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है। ट्रू यानी मीन्स सच्चा दोस्त, जिसे आप हम सब सच्चा दोस्त कहते हैं। तो असल में वो बात करती है कि वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, तो इस लिहाज से वो किसी को अपना गहरा दोस्त नहीं मानती। तो उस वजह से वो यहाँ पे बात आ जाती है कि उस वजह से वो किटी अपना एक फ्रेंड उसी पे जो डायरी है उसी पे अपने ख्यालात बाकी सब कुछ करती है। तब जाके हमें यह पता चलता है कि उसके जो नॉर्मल से ये फ्रेंड्स हैं तो वो असल में उसका जो रियल फ्रेंड जो था वो किटी ही थी। तो इसलिए इसकी एक फ्रेंड यहाँ पे है, एनीज फ्रेंड है ये सैन, तो वही उसको मदद करती है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है एनी फ्रैंक बिलीव दैट टू कीप अ डायरी फ्रॉम समवन लाइक हर वाज। तो एनी का क्या ख्याल था, वो क्या भरोसा करती थी, बिलीव्ड दैट टू कीप ए डायरी फॉर समवन लाइक हर। तो उसका ये था एन इट्स एन ऑड आइडिया, उसके लिए ये एक सही आइडिया नहीं था। ऑड मीन्स जैसे आप एवन ऑड करते हो तो ये वो ऑड नहीं है, ऑड मीन्स बुरा आइडिया था। ये गुड आइडिया था, सिली आइडिया था, इंटरेस्टिंग आइडिया था, नहीं ऑड आइडिया था उसका। और एक क्वेश्चन हमारे पास है एन हैज एवरीथिंग ऑन दिस अर्थ एक्सेप्ट। लो अभी बात आ गई, एन को सब कुछ था दुनिया में, सिर्फ एक चीज नहीं था। वो क्या नहीं था, देखिए उसके फ्रेंड्स थे, उसके पेरेंट्स थे, उसके लविंग सिस्टर थी, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं था उसको। ए ट्रू फ्रेंड वाज नॉट देयर। उसके साथ एक सही फ्रेंड, जिसे सही मानो में मैंने आप लोगों को, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है, ये जो सही फ्रेंड होता है, तो इस फ्रेंडशिप में मेरी एक एडवाइस है आप लोगों को, आप सबको जो भी मेरे इस लेक्चर को सुनेगा बाद में या अभी जो सुन रहा है, कि फ्रेंडशिप में एक चीज़ है कि इसमें उस टर्म को हम मियाना रवि बोलते हैं, न ज़्यादा गहरा जाओ न ज़्यादा पीछे रहो। क्योंकि
आपके जो सारे सीक्रेट होते हैं वो दोस्त के पास होते हैं, और फ्रेंड ही एक सबसे बड़ी कमज़ोरी भी होती है। खैर मुझे ज़्यादा डिटेल नहीं देनी है फ्रेंडशिप पे, अगर मैं फ्रेंडशिप पे डिटेल देता गया तो ये पूरा लेक्चर जाएगा फ्रेंडशिप पे ही, उतना ज़्यादा नहीं जाना है। फिलहाल ये बता सकता हूँ, इट इज़ सिंपली एन आइडिया टू यू पीपल व्हाट यू कैन डू, यू आर ग्रोन अप नाउ, यू विल बेस्ट जज। तो सो हम ये यहाँ पर कह सकते हैं कि एनी फ्रैंक को सब कुछ दुनिया में था, लेकिन एक सही दोस्त नहीं था। तो वो सही दोस्त बाद में किसको बनाती है? वो सही दोस्त अपनी डायरी क्रिटी को बनाती है। ओके, हमारा नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव, हाउ मेनी सिस्टर्स डज एन हैव? एनी फ्रैंक को कितनी सिस्टर्स थे? 1 2 3 4, कितनी सिस्टर्स थे? उसकी एक ही सिस्टर थी। तो सिस्टर का नाम क्या था, क्या आपको पता है? तो सिस्टर जो उसकी थी वो मार्गोट थी, उसकी सिस्टर का नाम मार्गोट था। अच्छा, व्हाट नेम डज एन गिव टू हर डायरी? एनी फ्रैंक जो है वो अपनी डायरी को कौन सा नाम देती है? देखिए बेटा, जो ये है कि जब आप याद करते हो तो ऑटोमेटिकली से आपको याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम हो जाते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए हर एक ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान से रखें। तो चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लें, चाहे आप नोट डाउन करके रखें, बट याद कीजिएगा इन चीज़ों को। तो एनी फ्रैंक जो है उसका क्या है? डज एनी, व्हाट नेम डज एन गिव टू हर डायरी? तो एनी फ्रैंक डायरी को क्या नाम देती है? वो किटी उसको नाम देती है, किटी। ओके, हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, व्हेन वाज एन बॉर्न? एन कब पैदा हो गई? कब पैदा हो गई? वो 1929 में पैदा हो गई। कहाँ पैदा हो गई थी? जर्मनी में। ऊपर पहला ही ऑब्जेक्टिव आया था, एन वाज बॉर्न इन कहाँ? तो अब कब हो गई पैदा? वो 1929 में पैदा हो जाती है। उसके साथ में हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द एंटी जेविश लॉज द जेविश पीपल वर मेड टू वेयर। तो जेविश के हिसाब से एंटी जेविश लॉज जो थे, इनके खिलाफ जो लॉज बनाए गए थे, उनमें से लोगों को क्या पहनना पड़ता था? जैसे आप अगर कंट्रीज को देखेंगे तो हर एक कंट्री में अपने अपने लॉज हैं, अपने अपने रूल्स हैं, और वो अप्लाई हो जाते हैं सिटीजन्स पे। तो यहाँ पे उनका अप्लाई हो रहा था, रूल जो हो रहा था। तो क्या आपको क्या करना है? आपको येलो स्टार पहनना है। बस ये रूल उनको वहाँ पे अप्लाइड था, बाकी नहीं थे। बल्कि एंटी जेविश लॉज में उनको ये रूल अप्लाइड था, टू वेयर ए येलो स्टार। और एक ऑब्जेक्टिव है, व्हाट वाज द नेम ऑफ एन सिस्टर? तो एनी फ्रैंक का सिस्टर जो थी, एनी फ्रैंक की जो सिस्टर थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम मार्गोट था। अभी मैंने बताया पहले कि एनी फ्रैंक की जो सिस्टर थी वो मार्गोट, उसका नाम मार्गोट था। तो ज़िम्नन में आप लोगों को एक और बात बताता हूँ, एनी फ्रैंक की डेथ पहले हो जाती है कि मार्गोट की पहले हो जाती है? ज़रा ध्यान दें और बता दें, अपने आप को पास करके रखें और देख लीजिए कि आपको पता है कि नहीं है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, When Anne was 4 years, her father migrated to। जब एन 4 साल की थी तो उसके पापा माइग्रेट हो जाते हैं। कहाँ हो जाते हैं ये आपको बताना है। तो उसके पापा जो है वो हॉलैंड माइग्रेट हो जाते हैं। तो इस माइग्रेट को लेकर, या यहाँ पे माइग्रेटेड टर्म है, तो माइग्रेशन को लेकर मैं एक बात बता दूं आपको कि हर एक अगर सक्सेस पाना चाहते हैं तो सक्सेस में ज़रूरी है कि यू शुड हैव टू माइग्रेट समवेयर। खैर मैंने आप लोगों को क्लासरूम में बताया है, इसके इस पे डिस्कशन हो चुकी है कि माइग्रेशन से हमें कितनी सक्सेस मिलती है। माइग्रेटेड ये लफ्ज़ क्या है, ये क्यों बारिश में आए, ये क्यों वजूद में आए माइग्रेटेड लफ्ज़, मैंने बता दिया, इस पर पूरी डिटेल से आपको बता दिया है। हो फिलहाल यहाँ बता देते हैं। तो ये माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे? हॉलैंड हो जाते हैं माइग्रेट, उनके पापा। और एक क्वेश्चन है हमारे पास, मिसिस क्यूप्रस वाज। तो मिसिस क्यूप्रस कौन था? मिसिस क्यूप्रस की बात आ जाती है जब एनी फ्रैंक स्कूल में पढ़ाई करती थी, तब जाके इसकी बात आ जाती है मिसिस क्यूप्रस की। तो ये कौन था? ये एन का एक टीचर था, टीचर ऑफ एन फ्रैंक। हाँ, टीचर ऑफ एन फ्रैंक, ये एन फ्रैंक का एक टीचर हुआ करता था वहाँ उस टाइम पे। तो ये उसके टीचर थे, मिसिस क्यूप्रस। तो उसके साथ में हमारे पास और एक क्वेश्चन है, वो है वाई वॉज द क्लास वेर एन वॉज रीडिंग क्वैकिंग इन बूट्स। तो वो क्लास जहाँ एन पढ़ रही थी, वो बच्चे क्यों डरे हुए सहमे हुए थे? क्वैकिंग इन बूट्स, तो डरे हुए, सहम जाना, डर जाना, और कुछ बहुत सारे टर्म्स रिलेट हो जाते हैं। क्यों हो जाते थे? क्योंकि भाई उनको सुनाना था, या क्योंकि भाई उनको क्या करना था? सुनाना नहीं, सुनाना इसको था कि टीचर उनका रिजल्ट अनाउंस करने वाला था। असल में यही पॉइंट है,
बिकॉज द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द रिजल्ट। ये बात थी, इसलिए वो बच्चे डर रहे थे। बच्चों को तो डर होता ही है, अगर टीचर उनको मारे तो उन्हें डर लगता है। मेरी टीचर साहिबान से, अगर कोई टीचर मेरी इस वीडियो को बाद में देखे, मेरी आपसे, आप सबसे ये एक इल्तिजा है कि बच्चों को मारिएगा मत। बच्चे फूल होते हैं, उनको प्यार से पढ़ाओ, ये समझ जाते हैं। इन्हें आप डांटो नहीं, जितना आप डांटेंगे इनको ये पढ़ेंगे नहीं, ये फिर तालीम से भागते हैं। मैं आपको कितने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे दूं कि किस तरीके से बहुत सारे टीचर्स ने बच्चों को इस डांट की वजह से, इस मारपीट की वजह से बहुत सारे बच्चे फिर उन्होंने तालीम छोड़ दी। बहुत सारे लाखों में एग्जांपल्स हैं, मेरे पास भी बहुत सारे प्रैक्टिकल केसेस हैं, लेकिन ऐसा नहीं कह सकता। लेकिन ज़िम्नन बात आ जाती है यहाँ पर, बच्चों को प्यार से पढ़ाओ, बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाओ, इनको क्वालिटी एजुकेशन दे दो, जिस लिहाज से इनको ये समझ आ जाए उस लिहाज से इनको पढ़ाओ, तो फिर बाद में ये समझ के ये खुद कर लेंगे। इसलिए इट्स माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल to give them good education and quality education so that they will understand the things. So it's not good to have the conversation in Urdu as far as English is concerned here. So it is better to give them in their regional language so that they can understand. खैर बात ज़्यादा फिर लंबी हो जाती है, इसलिए मेरी एडवाइस भी यही है, रिक्वेस्ट भी ये सब है कि प्यार से बच्चों को पढ़ाओ तो समझ जाते हैं। तो असल में यहाँ पे उनको क्या था, एंड उसके क्लास में क्यों ये सहमे हुए थे, क्योंकि टीचर सर को, उनके जो सर थे उसे अनाउंस करना था रिजल्ट उनका, तो उस वजह से वो हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द कॉज ऑफ द स्क्वैबल बिटवीन एन एंड मार्गोट। स्क्वैबल हो गया झगड़ा करना, बहाना, कोई रीजन। तो कौन सी रीजन थी जो एन और मार्गोट आपस में झगड़ा करते थे? मैंने क्लासरूम में बता दिया है, फिर से यहाँ बता दीजिए, एन और मार्गोट क्यों आपस में झगड़ा करते थे? क्यों? एन हैड मार्गोट्स बुक इन हर ड्रॉर, एन को उसकी बुक थी उसके पास, एन हैड गिवन अवे मार्गोट्स बुक, एन ने मार्गोट की बुक पीटर को दी थी। या हम यूं कह सकते हैं, एन हैड पिक्ड अप मार्गोट्स बुक टू लुक एट द पिक्चर, या एन ने मार्गोट की बुक ली थी, उस पर पिक्चर्स देखे, या मार्गोट उसको स्कॉल्ड करती थी, डराती थी, किसी रीजन के बिना, कोई रीजन ना थी तो उसको डरती। असल में तो उन दोनों का झगड़ा इस बात पे था कि एन उसकी बुक लिया करती थी। आप जरा बचपन अपना याद कीजिएगा, तो अगर आप हमारा पेंसिल भी कोई ले तो हम उससे झगड़ा करते हैं, हमें पता होता है कि ये उसे कुछ नहीं करेगा, फिर भी झगड़ा हो जाता है भाई बहन में या छोटों में। छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपना ही मांगते हैं, तो ये रीज़न था उनके यहाँ। तब जाके मार्गोट और एन यानी फ्रैंक आपस में थोड़ा झगड़ा करते थे। हम ये नहीं कह सकते कि वो दोनों बहनें आपस में झगड़ालू थे, लेकिन ये कह सकते हैं कि ये झगड़ा तो उनका प्यार था, वही झगड़ा वो करते थे जिसमें प्यार था। द नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज, हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है, व्हेन एन मेक हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी। तो एनी फ्रैंक ने कब पहली एंट्री की है डायरी में? उसने पहले जो अल्फाज, पहले जो लफ्ज़ उसने लिखे हैं वो कब की लिखे हैं? उसने 20 जून 1929, 20 जून 1929 में उसने पहली एंट्री की है अपने डायरी में। और एक क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज मिस्टर कीसिंग। तो मिस्टर कीसिंग कौन थे? जब यहाँ पे मिस्टर कीसिंग है तो हम फिर स्कूल की बात करेंगे, तो उनका जो स्कूल था तो वहाँ पे मिस्टर कीसिंग जो था वो मैथ टीचर थे वहाँ पर, ठीक है। तो मिस्टर कीसिंग मैथ टीचर थे, और मैथ टीचर, खैर मैथ्स के रिलेटेड बात आई है तो मैथ ही वो अकेला सब्जेक्ट है, इट इज़ फॉर योर कॉमन सेंस एंड जनरल नॉलेज क्वेश्चन, इट इज़ फॉर योर जनरल नॉलेज दैट मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इंसान के पूरे सेंसेस को पकड़ के रखता है। मतलब कि मैथ अगर आप करो, मैथ सब्जेक्ट पढ़ो, तो आपको पूरे सेंस के साथ इसको पढ़ना, पूरे ध्यान से, क्योंकि ये बाद में क्या है, इंसान बाकी किसी किताब में हमारा माइंड इमेजिनेशन वगैरह उधर इधर हो जाता है, लेकिन मैथ अकेला सब्जेक्ट है जो हर एक सेंस को पकड़ के रखता है। मतलब पकड़ के रखता है मीन इसकी डेडिकेशन के साथ इंसान इसको पढ़ता है। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, फिलहाल इतनी काफ़ी है। So Mr. Keesing was math teacher of Anne. And the next question is, in which subject Anne was weak in performance? तो एनी फ्रैंक जो थी वो किस सब्जेक्ट में परफॉर्म कम दिखाती थी, उसकी किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस कम होती थी? तो परफॉर्मेंस उसकी कम मैथ्स में थी। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस की बात आ जाती है, तो फिर से भी मैं यहाँ और एक बात कहना चाहूँगा, ये मैं अपने बच्चों से भी और अपने अजीज़ दोस्तों से जो टीचर हैं उनको बताना चाहूँगा कि ये परफॉर्मेंस को लेकर ना आप एक बात कीजिए
हर एक जो है, पहले मैं ये बता दूं, काबिल और नाकाबिल नहीं होता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है टीचर की एबिलिटी पे, वो कितना एफर्ट लगाता है बच्चे को पढ़ाने में। बच्चों के पास, हर एक के पास सेम माइंड है, सेम प्रोसेस है, हर एक क्लास में सेम टाइम है, हर एक क्लास में सेम तरीका है पढ़ाने का, तो फिर एक बच्चा एक सब्जेक्ट में क्यों परफॉर्मेंस कम करता है। तो हमें यही सिखाया जाता है कि उस पे ध्यान दीजिए, तो उसकी जो कमज़ोरी है वो दूर कीजिए, ताकि वो भी बाकी बच्चों से बड़े आराम से स्मूथली चले, ताकि हर एक बच्चा अपनी क्लास में कामयाबी से चले। न कि एक काबिल को, मैं जिम्नन मुझे बात याद आ जाती है, काबिल को पढ़ाना इजी होता है, अपनी क्वालिटी को अगर दिखाना है हमें एज बीइंग अ टीचर, तो नाकाबिल को काबिल बना के देखो, तो वही टीचर की वो हो जाती है। और नाकाबिल ही, वैसे तो नाकाबिल होता नहीं है, बस एक चीज़ रहता है कि बच्चे को प्रॉपर जो है, प्रॉपर एजुकेशन नहीं पहुंचती, प्रॉपर तरीका नहीं पहुंचता जिससे वो समझ जाए, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर भी मैथ्स को लेकर मैं बात करूं, एनी फ्रैंक की वो कमज़ोरी इसलिए थी क्योंकि वो मैथ्स क्लास में बातें करती थी। वो उसका जो ये हैबिट था, फिर कौन सा हैबिट था, वो मैथ्स क्लास को लेकर बातें करती थी। तो इस लिहाज से तो अगर टीचर साहब उस बात पे गौर करते तो वो मैथ्स में थोड़ा सा ही उसको परफॉर्म करने के लिए, थोड़ा सा ही उसको ऐड करने के लिए, या थोड़ा सा ही उसको एक्स्ट्रा टाइम देते, तो वो मैथ्स में बड़ा अच्छा परफॉर्म करती। तो इस लिहाज से हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन है वीक इन परफॉर्मेंस, तो किस में थी, वो मैथ्स में थी। क्योंकि रीज़न हमारे पास ये है, अगर हमें रीज़न पूछा जाएगा तो रीज़न ये है कि वो बातें करती थी। तो इसके लिए बीएड भी हमें यही सिखाता है, बच्चे बातें करें तो बी साइलेंट देयर सो दैट स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व। ओके, लेट्स कंटिन्यू। और एक क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑन विच एन हैड राइट। तो कौन सा सब्जेक्ट था जिस पे एन को लिखना था, दैट वाज नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ओके, तो ये इसे मिस्टर कीसिंग ही देता है। क्यों? पुनिशमेंट के वसातत से, पुनिशमेंट के तरीके से उसको ये देता है कि आप एक ऐसे लिख के लाइएगा, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, बातें करने की क्या ज़रूरत, ये ज़रूरत जो है इस पे बात कीजिएगा आप, इस पे आप लिख लीजिएगा। ये पुनिशमेंट है। मैं अभी कह रहा था, मैंने इससे पहले भी कहा, बच्चे को प्यार से पढ़ाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो समझ नहीं पाएगा। मैं ज़िम्नन यहाँ पे और एक बात कहूँ, हेलन केलर की बात करूँगा। हेलन केलर आप सब जानते होंगे, बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो आप ज़रा गूगल कीजिएगा हेलन केलर के ऊपर। एक डेफ एंड डम, बहरी और अंधी लड़की जब ग्रेजुएशन की डिग्री ले सकती है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और एक यूनिवर्सिटी से भी, और वो प्रोफेसर बन सकती है, तो इसके कंपैरिजन में अगर हम खुद को देखें, हमारे पास कान भी हैं, आंखें भी हैं, सुन भी सकते हैं, सब कुछ है, तो वाई कांट वी। जब एक अंधी बहरी ग्रेजुएट बन सकती है, प्रोफेसर बन सकती है, तो वाई कांट वी पीपल। इसलिए मैंने कहा, अभी मैं बात कर रहा था परफॉर्मेंस को लेकर, बेटा या बेटी, जो परफॉर्मेंस का है ना, ये सिर्फ एक ही चीज़ है। मिसेस सुविलन जो थी हेलन केलर की टीचर, वो उसे प्यार से पढ़ाती थी, तो वही रीज़न थी कि एक अंधी बहरी लड़की ग्रेजुएट होकर प्रोफेसर बनती है। आप ज़रा गूगल कीजिएगा तो पता चलेगा। तो यहाँ पे ऐसी बातें हैं। खैर, इसको लेकर तो हम ज़्यादा इसमें डीप नहीं जाएंगे। डीप अगर जाएं तो हर एक क्वेश्चन पे बड़ा सारा एनालिसिस बन जाएगा, इसलिए टू बी शॉर्ट, क्योंकि आपका भी टाइम अभी, इसका भी ध्यान रखना है। तो सब्जेक्ट कौन सा था जिस पे उसे लिखना था, तो वो नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग था हमारे पास। और एक ऑब्जेक्टिव ये है, वाई मिस्टर कीसिंग गिव एक्स्ट्रा होमवर्क टू एन। तो मिस्टर कीसिंग उसे एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दे रहे थे, एन को क्यों एक्स्ट्रा होमवर्क दे रहे थे। इस होमवर्क को लेकर पहले मैं बात करूं, ये जो एक्स्ट्रा होमवर्क और होमवर्क है, हम जब से पैदा हुए हैं तब से एक ही काम रटे जा रहे हैं, टीचर्स और स्टूडेंट से, कोई सिलेबस फ्रेम नहीं, बस ये हो गया। नाउ इट इज fortune to us, it is fortunate, it's lucky, the people are lucky now that the education policy 2020 जो है वो लागू होने जा रही है। एजुकेशन पॉलिसी अब लागू होने जा रही है, तो बड़ा अच्छा होने जा रहा है। तो इस लिहाज से, तो अदरवाइज हम क्या, वही पुराने जो दादा ने पढ़ा वही पापा ने पढ़ा, और वही बच्चा पढ़ेगा, वही उसका बच्चा पढ़ेगा, वही उसका बच्चा पढ़ेगा, यही तो पढ़ते आए हैं। खैर छोड़िए, मैंने कहा अभी भी क्या, अगर हम ज़्यादा डिटेल में जाएं तो हर एक बात को लेकर
बहुत सारा डिटेल बनेगा, फिर बहुत सारा डिस्कशन पड़ेगा, तो वो मैं क्लासेस में करता रहता हूँ। खैर इस यहाँ पे अभी टाइम नहीं है। तो मिस्टर कीसिंग उसे क्यों एक्स्ट्रा वर्क देते थे? क्यों देते थे? क्योंकि वो ही उसके क्लास में बातें करती थी, वो उसके क्लास में बातें करती थी उस वजह से। तो तब जाके हमारा आंसर जो बनता है, शी वॉज टॉकिंग इन मैथ्स पीरियड, मैथ्स का जो क्लास था वो उसमें बातें करती थी, तो उस लिहाज से उसे वो एक्स्ट्रा वर्क देते थे। वो बातें क्यों करती थी ये अलग बात है, बातें बच्चा तभी करेगा जब उसको समझ नहीं आएगा। वो क्लास में डिस्टर्बेंस तभी पैदा करेगा जब वो इंटरेस्टेड नहीं है सब्जेक्ट में, जब उसको इंटरेस्ट नहीं आता है। वो बातें तभी करेगा क्लास में जब उसे समझ या किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन हो जाएगा, वो तभी बात करेगा। अदरवाइज डोंट लीव ए सिंगल पॉइंट देयर इन द क्लास। जब क्लास में कोई ऐसा पॉइंट ही नहीं छोड़ा जाए, ऐसा कोई एरर ही नहीं छोड़ा जाए जहां पे बच्चा कंफ्यूज हो, तो किस बात पे फिर बच्चा वो करे? उल्टा तो बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, सर हमें बड़ा अच्छे से पढ़ाते हैं, सर ने हर एक पॉइंट को बड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में समझाया है, सर ने बड़े प्यार से हमें समझाया। तो बात कहाँ से करेंगे? हमारे क्लास में 2-2 250 बच्चे होते हैं, तो क्लास में शोर कहाँ होता है? आई एम फीलिंग प्राउड ऑफ माई दोज स्टूडेंट्स, क्योंकि मेरे साथ तो बड़े अच्छे बच्चे बैठते हैं क्लासेस में। बस मसला ये है कि बस बच्चों को प्यार से पढ़ाओ, वो बातें फिर नहीं करेंगे। जब उनको समझ आ जाएगा तो वो बात नहीं करेंगे, वो शोर नहीं करेंगे क्लास में, वो डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। उन्हें अपना होने का फील उनको कराओ, वो अपनापन फील करें बच्चे, तो अच्छा पढ़ते हैं। एक बॉन्ड होता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, उस रिलेशन को कायम किया जाए तो ऑटोमेटिकली क्वालिटी एजुकेशन बन जाएगी, बच्चे खुद पढ़ेंगे। ओके, मिस्टर कीसिंग उसे होमवर्क इसलिए ज़्यादा देते थे क्योंकि वो ज़्यादा बातें करती थी क्लास में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर? एन एक्सप्लेन कैसा करती है? एन क्या बताती हैं अपने फादर के बारे में? उसके फादर क्या काबिल एहतराम थे, गुस्से वाले थे, नाजुक थे, या कुछ भी नहीं? तो यहाँ पे हमारा आंसर बनता है वो काबिल एहतराम थे, बड़ा उससे प्यार करते थे। तो हमारा आंसर बनता है एडोरेबल। एडोरेबल। हाउ डज एन एक्सप्लेन हर फादर? शी एक्सप्लेन हर फादर एज एन एडोरेबल पर्सन। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन हैज टू पुट अप विद पीपल हु, एन यहाँ पे बताती है तो किन के साथ, ऐसे कौन से लोग थे जिनके साथ उसको ऐसे हो जाता था कि पुट अप करना था? जो उसको सुपाइल करते थे, जो उसे मगरूर कंसिडर करते थे, या जो उस पर डाउट करते थे, या जो उसे मिस इंटरप्रेट करते थे। असल में उसे उन लोगों से नहीं बनती थी जो उसे मिस इंटरप्रेट करते थे, जो उसे नहीं समझते थे। देखिए, इसीलिए मैंने अभी भी बता दिया कि बच्चे को समझना ज़रूरी है। बच्चा कोई भी हो, किसका भी हो, टीचर को ये बच्चा जो है क्लास में, उसके अपने बच्चे लगने चाहिए, वो अपने बच्चों की तरह उन्हें पढ़ाना चाहिए, और उन्हें समझना ज़रूरी है, बच्चों को समझना ज़रूरी है। मिस इंटरप्रेट हर इंटेंशंस जहाँ पे आया बात, तो यहाँ पे जो क्या है, मिस इंटरप्रेट करना एक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। उनकी जो इंटेंशंस हैं बच्चों की, तो वो समझना पड़ता है बच्चे की क्या ख्वाहिश है, अगर वो पढ़ना चाहता है इस समय क्या है, अगर कहीं उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि वो नहीं पढ़ना चाहता इस समय। बहुत सारे रीजंस हैं। खैर, हमें यहाँ पर बात है कि किन के साथ उसे नहीं बनती थी, तो यहाँ यही कहा जाता है कि मिस इंटरप्रेट जो करते थे उसे, उनके इंटेंशंस को लेकर। तो यहाँ पे वर्ड का माने है कंसीटेड, कंसीटेड हो गया मगरूर, मगरूर है। उर्दू में मैंने लिखा है, उर्दू वाले जान जाएंगे। तो अगर ये जो हिंदी है, मगरूर, मगरूर, हाँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द टॉपिक दैट वाज गिवन टू एन बाय मिस्टर कीसिंग? मिस्टर कीसिंग ने जो एन को टॉपिक दिया है, उसका नाम क्या था? उसने क्या रखा था? उसने बात उस पर रखा था कि एक चैटर बॉक्स पे आप लिख के लाइएगा। मिस्टर कीसिंग ने, मैथ टीचर ने एनी फ्रैंक को ये कंपोजिशन दिया, ये टॉपिक दिया कि चैटर बॉक्स पे आप एक ऐसे लिख के लाइएगा, चैटर बॉक्स पे। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
नेम द ओनली सर्वाइवर फ्रॉम एनस फैमिली। एन की जो फैमिली थी उसमें कौन सा सिर्फ लास्ट में बचा था? आपको पता ही होगा क्योंकि लास्ट में उसके पापा उसकी डायरी लेते हैं, तो इसका मतलब उसके पापा जो है एनी फ्रैंक्स फादर, एनी फ्रैंक के जो पापा थे वही लास्ट में उनके लास्ट सर्वाइवर थे फैमिली में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर वाज एन's ग्रैंडमदर लिविंग व्हेन शी वाज सेंट बाय हर फादर टू लिव विद हर ग्रैंडमदर। एन की ग्रैंडमदर जो थी वो कहाँ रह रही थी जब एनी फ्रैंक को उसके पापा जो कहते थे कि आपको अपनी दादी के पास चली जाओ, आप अपनी दादी के पास चली जाओ, वहां उसको भेजते हैं। तो वो कहाँ रहती थी तब? उसकी जो दादी थी वो कहाँ रहती थी तब जब एनी फ्रैंक को भेजा गया था वहां पर उसके यहाँ? तो वो आश्चन में रहती थी, वो आश्चन में रहती थी उसकी जो दादी थी, तो आश्चन में जाना पड़ा। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, एनी फ्रैंक अपनी दादी के पास कहाँ चली जाती है? फिलहाल हमारे पास दादी कहाँ रहती थी, तो ये क्वेश्चन बनता है एनी फ्रैंक को लेकर भी कि वो कहाँ चली जाती है। जब उसे पापा भेजते हैं तो वो आश्चन ही चली जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डज एन's फैमिली फील लकीयर देन मिलियन ऑफ द पीपल। एन फ्रैंक की जो फैमिली है वो क्यों ये महसूस करते हैं वो बड़ा किस्मत वाले हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे मिलियंस में पॉपुलेशन है, वही क्यों ये फील करते हैं? क्यों? क्योंकि उनके पास एक शाबाश सेफ केज या सेफनेस या सेफ्टी होती है, क्योंकि वो सेफ जगह पे होते हैं। तो वो बनता है हमारा आंसर ये, फॉर देयर फीलिंग ऑफ सेफनेस और सेफ्टी, क्योंकि वो सेफ अपने आप को महसूस करते हैं। क्यों सेफ महसूस करते हैं मैं जरा यहाँ बता दूं। कहाँ पे सेफ होते हैं? सेक्रेट एनेक्से में, वो सेक्रेट एनेक्से में होता है। सेक्रेट एनेक्से मैंने क्लास में भी बता दिया है, तो सेक्रेट एनेक्से यहाँ डिटेल में थोड़ा सा बता दूंगा। सेक्रेट एनेक्से ये आपका महल बन जाता है। अगर हम महल की बात करेंगे तो महल में बहुत सारे कमरे होते हैं, तो कमरे के अंदर एक कमरा और उसके अंदर एक कमरा, तो इस तरीके से सेक्रेट एनेक्सी बनती है। तो यहाँ मैं ये कहूँ पहेली के अंदर एक पहेली और उस पहेली के अंदर अदर सी पहेली, तो उस लिहाज से ये सेक्रेट एनेक्सी मीन्स की ये और यहाँ ये फिर ये मतलब समझ लो। और यहाँ तक रसाई उन्हीं लोगों को होती है जो इसके बारे में जानते हैं, अदरवाइज बाहर से लोग तो ये यही समझेंगे ये कला है, अंदर क्या है ये किसी को पता नहीं। तो वो उनकी सेक्रेट एनेक्सी थी, तो वहां पर होने के साथ साथ ये फील करते हैं कि हाँ वी आर लकीयर। क्वेश्चन हमारे पास और एक है, वाज डैरी एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। एनी की जो डैरी थी क्या उसकी वो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी? हाँ वो उसकी लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड थी। यस यस द डैरी वाज एनीज लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, व्हाट वाज द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड ऑफ एन। एन का कौन सा लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड था? दैट वाज किटी। किटी उसकी डायरी थी। और एक क्वेश्चन है, डज 20 जून 1942 द डे व्हेन एन रिकॉर्ड द इंसिडेंट ऑफ मिस्टर कीसिंग्स क्लास। क्या मिस्टर कीसिंग के क्लास के बारे में ये दिन सही है? 20 जून 1942। अगर सही है तो हाँ, अगर सही नहीं है तो हाँ नहीं नो। तो ये सही है कि वो पहली जो डायरी में ये जो एंट्री करती है मिस्टर कीसिंग के बारे में, जब वो एंट्री करती है तो वो 20 जून। तो ये भी क्वेश्चन उल्टा बन सकता है, मिस्टर कीसिंग के बारे में एनी फ्रैंक कब अपनी डायरी में रिकॉर्ड करती है? तो वो 20 जून 1942। व्हाट वाज द नेम ऑफ एन's बुक पब्लिश्ड विद। तो एन की जो ये बुक है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, ये किससे इसका नाम क्या था? एनी फ्रैंक का बुक क्या है मैं आपको बता दूं, वो लेटर्स थे, उसने वो जो लेटर्स लिखे थे तो उसका नाम था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। उसमें पहले नाम भी ये भी पढ़ा था द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, तो लेकिन बाद में नाम ये भी पढ़ा है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। व्हाट डिड एन रोट इन हर लास्ट लेटर। तो लास्ट लेटर में एन क्या लिखती है? हमारे पास क्वेश्चन है लास्ट लेटर में एन क्या लिखती है? लास्ट लेटर में एन एक फनी स्टोरी लिखती है। लास्ट लेटर में एन जो है वो एक फनी स्टोरी लिखती है। शाबाश। हमारे पास और एक क्वेश्चन है, इन विच लैंग्वेज द डायरी वॉज ओरिजिनली रिटन। तो किस लैंग्वेज में डायरी लिखी गई है? ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखी गई है? इसके बहुत सारे बाद में ट्रांसलेशन हो गए, लेकिन फिलहाल हमारे पास किस लैंग्वेज में से लिखा गया है? तो वो डच लैंग्वेज है। एनी फ्रैंक की जो डायरी है वो ओरिजिनली डच लैंग्वेज में लिखी गई है। शाबाश। हमारे पास और एक क्वेश्चन है, व्हाई वाज एन अनेबल टू गेट क्लोजर टू हर फ्रेंड्स।
एन क्यों, एन मीन्स एनी फ्रैंक, वो क्यों नाकाबिल फहम, या हम ये कह सकते हैं वो क्यों अपने जो उसके क्लोज फ्रेंड्स थे उनके साथ नहीं रहती थी, वॉज अनेबल टू गेट क्लोजर, ज़्यादा उनके क्लोज नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल सेटअप, तो क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो हर एक बात जो हमारी पर्सनल होती है वो उनके साथ शेयर करे। देखिए यहाँ फ्रेंडशिप पे बात करूँ तो मैंने भी बता दिया, हर एक बात को अगर मैं लेकर चलूँ तो फिर एक एक क्वेश्चन पे कम से कम 5-5 मिनट का डिस्कशन बनेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। तो ये जो पर्सनल सेटअप इसने यहाँ बात की है, ज़रा रिमूव करते हैं, पर्सनल सेटअप पे जो बात की है, मुझे बताओ फ्रेंडशिप में ज़्यादातर तो पर्सनल सेटअप पे ही बात होती है, पर्सनल ही तो वहाँ पे ज़्यादातर तो पर्सनली डिस्कस में रहता है। आपने क्या किया, वो क्या कर दिया, वो उसने क्या किया, ये क्या करती, खुद क्या करना है, बहुत सारे ऐसे कोई रीजंस है, डोंट गो देयर एंड इट इज़ नॉट गुड टू हैव डिस्कशन ऑन दिस मैटर। तो असल में देखें तो ये एनी फ्रैंक का सही कहना है कि उसमें तो सिर्फ पर्सनल बातें ही होती है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो बातें मैं डिस्कस कर लूँ दूसरे लोगों से। शी कांट ब्रिंग हरसेल्फ टू टॉक अबाउट पर्सनल स्टफ, क्योंकि आप कुछ मत बताओ किसी को, दूसरे दिन वो आपके साथ नहीं चलेगा, कन्फर्म। एक दिन दुनियाई बातें करो, दूसरे दिन भी बातें करो, तीसरे दिन भी, चौथे दिन वो आपके साथ नहीं चलेगा, बोलेगा यार ये तो आप कुछ अपना कुछ बोलता ही नहीं है, तो फिर वो उसको क्या कहते हैं, खैर नहीं बताता हूँ, लिव इट, छोड़िए। डज एन लव हर ग्रैंड मदर, क्या एनी फ्रैंक अपने ग्रैंड मदर को लव करती थी, प्यार मोहब्बत जताती थी? हाँ बिल्कुल, उसको अपनी दादी जो थी प्यारी थी। तो और एक क्वेश्चन है, हाउ एन शो हर लव टू हर ग्रैंड मदर, एनी फ्रैंक ने कैसे दिखा दिया अपनी ग्रैंड मदर को कि मैं प्यार करती हूँ आपसे? शाबाश, क्योंकि बाई लेट हर बर्थडे पास विद लिटिल सेलिब्रेशन, क्योंकि उसका जो बर्थडे था उसमें उसने ज़्यादा सेलिब्रेशन ना की, क्योंकि उसने दादी के प्यार की वजह से उस पर इतना ही माना या इतना ही किया, वहाँ पर सेलिब्रेशन ज़्यादा नहीं की, लिटिल सेलिब्रेशन की। उसके बाद हमारे पास और एक क्वेश्चन है, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग एनॉयड विद एनी फ्रैंक, मिस्टर कीसिंग क्यों एनॉय हो रहे थे एनी फ्रैंक से, क्यों चिड़चिड़ापन जैसे हम बोलते हैं, उसे क्यों चिड़ थी एनी फ्रैंक से? क्योंकि यार वो टॉकेटिव थी, ज़्यादा क्लास में बातों नहीं थी, शी वाज बिकॉज एन वाज टॉकेटिव, वो ज़्यादा बातें करती थी, एन ज़्यादा बातें करती थी। तो अगर ज़्यादा बातें करती थी क्लास में तो इसका मतलब क्लास डिस्टर्ब होता था, तो जो बच्चा क्लास डिस्टर्ब करेगा तो जाहिर सी बात है टीचर को वो प्यारा नहीं लगेगा। सो स्टूडेंट्स, माय एडवाइस टू यू इज एंड माय सजेशन टू यू इज कि सर लोगों को तंग मत किया करें, वो आपके लिए आते हैं, आपको प्यार से पढ़ाने आते हैं, आपके लिए ही टाइम अपना सर्व करते हैं, और बच्चे भी आ जाते हैं क्लास में, बच्चे भी अपना टाइम सर्व करते हैं, किराया लगता है, पैसे लगते हैं, तो इसलिए आप जब भी क्लास में जाएंगे तो डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ क्लास में बैठिएगा, प्यार से पढ़िएगा तो प्यार से समझ जाएंगे, इसलिए कभी भी डिस्टर्बेंस ना कीजिएगा क्लास में। तो ऐसे बातों करने से, वैसे तो बात होती नहीं है अगर ऐसा कुछ हो जाए, लेकिन एट लास्ट में ये कहूँ अगर हो जाए ऐसा तो आप क्या कीजिएगा, खामोशी रहना बेहतर होता है। सो वो टॉकेटिव थी इसलिए उसे एनॉयड, उसके साथ एनॉइंग थे। और एक क्वेश्चन है, डज एन अलो हर डायरी टू बी रीड बाय समवन गुड इफ शी फाउंड, क्या एन चाहती थी कि उसकी जो डायरी है पढ़ी जाए, लेकिन ये तब है, ये कंडीशनल है, इफ इट्स एन इफ कंडीशन हियर, इट्स अ कंडीशनल क्लॉज, अगर कोई मिल जाए, हाँ वो चाहती थी, लेकिन ओनली ऑन द बेसिस इफ अगर कोई सही दोस्त मिले, सही जिस पे ट्रस्ट किया जाए, ओनली इफ शी फाइंड अ रियल फ्रेंड, ये तभी किया जाएगा जब वो एक रियल फ्रेंड उसे मिले, अदरवाइज वो नहीं चाहती थी। वो चाहती थी कि उसकी डायरी को पढ़ा जाए, लेकिन वो है ना, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो असल में उसके कहने का ये मतलब ये है कि जो सही फ्रेंड है, रियल है, जो सीक्रेट को सीक्रेट ही रखेगा, तो तब जाके इट इज़ बेटर टू रीड। तो ये हमारा आंसर बनता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द रीजन दैट एन वांट्स अ डायरी, क्या रीजन थी कि एन एक डायरी चाहती थी?
कौन सी रीज़न थी, व्हाट वाज द रीज़न दैट एन वांट्स डायरी, क्या रीज़न थी, बिकॉज शी हैज़ नो क्लोज फ्रेंड, यही रीज़न थी, एन को यही रीज़न थी कि उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, क्योंकि उसके पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, एन के पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, क्लोज था, फ्रेंड्स थे लेकिन क्लोज नहीं था। अगर क्लोज होता तो ये बात नहीं आती, समझ लीजिए, अगर क्लोज कोई फ्रेंड होता तो ये बात नहीं होती, क्योंकि हमारा क्लोज फ्रेंड क्या है कि हमारे सब कुछ जानता है, हर एक सीक्रेट जो है हमारा क्लोज फ्रेंड उसके पास सब कुछ है, सारी डिटेल उसके पास है, तो सब कुछ सीक्रेट्स उसके पास होते हैं, तो हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। शाबाश। और एक क्वेश्चन है, हाउ डज एन जस्टिफाई हर बीइंग टॉकेटिव इन द एसे, तो उसने किस तरीके से जस्टिफाई किया उसका जो टॉकेटिव होना, बातूनी जैसे वो क्लास में थी, उसने किस तरीके से जस्टिफिकेशन दी, क्योंकि उसे कहा गया था कि इस पे आप कंपोजिशन एक लिख के लाइएगा, तो वो क्या कहती है, एनी फ्रैंक अपने जवाब में ये लिखती है, ये उसका ट्रीट है, इट्स अ ट्रीट फ्रॉम हर मदर। कोई कहते हैं ना विरासत में मिल जाता है, तो ये बात करना, ये बातों नहीं होना, उसकी विरासत में मिल जाता है, तो इसका मतलब उसकी मम्मी जो थी एलियट, तो वो भी ज़्यादा बातें करती थी। When was the diary given to Anne? एन को ये डायरी कब दी गई थी, 12वीं 13वीं 14वीं 15वीं बर्थडे पे, नहीं, उसको 13वीं 15, इसको ये 13वीं बर्थडे पे दी गई थी, ये जो डायरी थी उसको ये 13वीं बर्थडे पे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्ले बेस्ड ऑन एन फ्रैंक्स डायरी 1, तो एनी फ्रैंक इस पे एक प्ले जो थी उसने एक प्राइज विनर रही है ये प्ले, तो वो प्ले क्या है, तो उस प्ले को लेकर अगर हम बात करें तो एनी फ्रैंक पे ही वो प्ले बनी हुई थी, उसकी जो डायरी ऑफ यंग गर्ल उस पे, तो वो कौन सा प्राइज जीतती है या कौन सा प्राइज विनर बनती है, तो वो पुलिट्जर प्राइज होता है। पुलिट्जर प्राइज का मैंने आप लोगों को बताया है कि $50,000 होता है, $50,000 होता है उसका प्राइस, तो मे बी आज चेंज मत हो गया होगा कम ज़्यादा, तो फिलहाल ये कह सकते हैं तो पुलिट्जर प्राइज है, तो प्ले जो इसके बेस पे थी एनी फ्रैंक पे है, तो उसका पुलिट्जर प्राइज है द प्ले बेस्ड ऑन एनी फ्रैंक्स डायरी, प्ले बेस्ड ऑन एनी फ्रैंक्स डायरी, इसके डायरी पे जो एक प्ले बेस्ड है तो उसने क्या है, वो पुलिट्जर प्राइज है, प्राइज विनर है, पुलिट्जर प्राइज विनर। शाबाश। और एक क्वेश्चन है एनी फ्रैंक, अभी इस प्ले की जो बात कर रहे हैं, तो ये जो एनी फ्रैंक्स द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल पुलिट्जर प्राइज, कब इसे पुलिट्जर प्राइज मिला था, ये 1955 में इसे पुलिट्जर प्राइज मिला, किसको, एनी फ्रैंक के डायरी के बेस पे जो प्ले है उसे पुलिट्जर प्राइज 1955 में मिल जाता है। और एक क्वेश्चन है व्हाई डज एन सी हरसेल्फ एट नाइट व्हेन शी इज इन द बेड, एन अपने आप को कहाँ देखती है जब वो बेड पे होती है, नाइट में, एक रात में वो देखती है अपने आप को, कहाँ देखती है, वो यहाँ देखती है, एक जगह देखती है, वो जगह कौन सी, वो प्रिजन हॉल होता है, जॉन हो गया सेल, सेल में यहाँ रखा है, डार्क सेल पर प्रिजनर्स कैन बी कन्फाइंड, जहाँ प्रिजनर्स को रखा जाए, तो वो एक रात में जब जागती है तो वो अपने आप को कहाँ, बेड पे वो अपने आप को पाती है, लेकिन डंजन नलोन वहां पे उसका नाम है, तो वहां पे वो खुद को देखती है। शाबाश। और एक क्वेश्चन है एन मेक्स अप हर माइंड टू लीड अ डिफरेंट लाइफ फ्रॉम, एन अपना जो मन बना लेती है एक नई लाइफ जीने के लिए, तो क्यों, क्योंकि अदर किन से जो अदर ऑर्डिनरी गर्ल्स थे, जो अदर ऑर्डिनरी हाउस वाइफ्स थे, उनसे वो अपने आप से डिफरेंटली थोड़ापन रहना चाहती थी। और एक क्वेश्चन है एन रिगार्ड्स हर हाइडिंग एज, एन क्या करती है इस हाइडिंग को लेकर, क्या कहती है, इट्स अ डेंजरस एडवेंचर, खुद को छुपाना जहां पे हर एक इनके खिलाफ है, वहां खुद को छुपाना उनके लिए एक डेंजरस, एक खतरनाक एडवेंचर था, तो उस लिहाज से वो ये बात कहती है, क्योंकि आप जानते होंगे जब नाजीज़म था तो पढ़ा होगा आपने हिस्ट्री में, तो क्या हालात थे, हमने भी पढ़ा है क्लासरूम में, कौन से हालात थे, क्या हो रहा था, किस तरीके से उनको
छुपना पड़ा, हाइड होना पड़ा, तो वो चीज़ों को मद्देनजर रख कर एनी फ्रैंक ये कहती है कि इट्स एन डेंजरस एडवेंचर। और एक क्वेश्चन है, डेयर इज नॉट टू कीप ऑड आइडियाज बट टू, डायरी कोई आम सी बुक नहीं होती है या कोई ऐसी नहीं है कि जिसमें हम ऑड आइडियाज, बुरे ख्यालात या वो कुछ लिखें, बट लेकिन क्या, बट ब्रिंग आउट थिंग्स दैट लाई बुरीड, वो चीज़ें लिखे जो दफनाए हुए होते हैं, लाई बुरीड जो मतलब कि आप कहाँ दफनाए हुए होते हैं, तो दिल में होते हैं। हमारे पास पर्सनल डायरी है, हम उस पर लिखते हैं, चाहे कुछ भी हो हम उस पर लिखते हैं, तो ये चीज़ है, तो उसको लेकर ये बात करती है, ब्रिंग आउट थिंग्स दैट लाई बुरीड, वो बातें जो मतलब हम कह नहीं सकते वो डायरी में लिख सकते हैं, जो ऑलरेडी दबी हुई बातें हैं तो वो भी हम इजहार कर सकते हैं। वो बात को लेकर ये बताती है कि डायरी सिर्फ ऑड आइडियाज़ को रखकर नहीं बनाई जाती, उसमें ये चीज़ें भी हैं। तो एनी फ्रैंक को क्या, किस चीज़ की कमी थी, एनी फ्रैंक लैक्स। और एक क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक लैक्स, क्या वो लैक करती थी, वेल्थ नहीं, उसके पास था पैसे, वो भी थे, टाइम वो भी था, सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं थी, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं थी, बाद में थी कॉन्फिडेंस लेकिन पहले नहीं थी, ये पहले की बात है, उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं थी। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होती तो बुक नहीं होती हमारे पास, कॉन्फिडेंस थी लेकिन पहले नहीं थी, इसलिए हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव है, एनी फ्रैंक के पास क्या नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था, एनी फ्रैंक लैक्स कॉन्फिडेंस। हमारे पास क्वेश्चन है, द फ्रेज माइंड्स आई मीन्स, माइंड्स आई मीन्स, इस फ्रेज का मतलब क्या है, इसका प्रॉपर मीनिंग ये है और प्रॉपर इसकी जो एनालिसिस है वो ये है, इमेजिनेशन एंड फीलिंग। माइंड्स आईज मीन्स इमेजिनेशन एंड फीलिंग, इमेजिन और फीलिंग करना, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन अगर चीज़ को लेकर हम इंसान की बात करें, आयरनी तनज़ करें किसी का या नन, तो फिलहाल उसका आंसर, राइट आंसर हमारे पास ये है, इमेजिनेशन एंड फीलिंग। द राइट आंसर इज इमेजिनेशन एंड फीलिंग। द फ्रेज आउट ऑफ बिलीव मीन्स, आउट ऑफ बिलीव का क्या मतलब है, ये जो फ्रेज है आउट ऑफ बिलीव, इसका क्या मतलब है हमारे टेक्स्ट में, उसका मतलब अनएक्सपेक्टेड है। द फ्रेज आउट ऑफ बिलीव मीन्स अनएक्सपेक्टेड, द राइट आंसर इज अनएक्सपेक्टेड। द एज डिफरेंस बिटवीन एन्स पेरेंट्स इज, एन के जो पेरेंट्स थे उनकी एज डिफरेंस क्या थी, उनकी एज डिफरेंस 13 साल की थी। एन के मम्मी और पापा के दरमियान एज गैप कितना था, 13 साल का था। तो यहाँ एज गैप को लेकर मैं बात करूं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम 4 years आर कंपल्सरी टू हैव बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल इफ दे आर गोइंग टू बी फिक्स्ड इन अ फिक्सेशन, और वी कैन से going to be in a bond of marriage। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइंस देयर शुड बी 3 years, 3 साल की गैप या 4 साल की गैप, ठीक है, दोनों जो भी आप रखना चाहते हैं। एक मर्द और औरत के दरमियान 4 साल की गैप होनी चाहिए। मर्द कम से कम 4 साल अपनी वाइफ की उम्र से बड़ा होना चाहिए, दैट मीन्स 4 years और 3 years, 3 या 4 साल एक मेल फीमेल से उम्र में ज़्यादा होना चाहिए जब उनकी शादी करनी हो। तो ये चीज़ को भी मद्देनज़र रख कर ही आप समझ जाते हैं, मद्देनज़र रखा जाता है, ये चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। लेकिन यहाँ 13 साल की गैप थी, तो 13 साल हमने बताना है, 13 साल की गैप थी एन के पेरेंट्स के दरमियान। तो साइंस 3 साल बताता है, इस्लाम 4 साल बताता है, गैप होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन है, मैंने कहा ना पहले ही मैंने कहा 2-3 बार, मैंने अब चौथी बार कह रहा हूँ कि हर एक पॉइंट को लेकर अगर बात करूँ तो बहुत सारी डिस्कशन हो जाएगी। हर एक क्वेश्चन पे फिर कम से कम 4-5 मिनट बन ही जाते हैं डिस्कशन में, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन हमारे पास और एक है, द फैमिली ऑफ एनी फ्रैंक माइग्रेटेड टू हॉलैंड इन। तो एनी फ्रैंक की जो फैमिली थी वो हॉलैंड माइग्रेट हो जाती है। पहला, इससे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आया था, एनी फ्रैंक की फैमिली कहाँ माइग्रेट हो रही थी, वो कहाँ माइग्रेट हो गए, तब हमने आंसर दिया था वो हॉलैंड हो गए थे माइग्रेट। लेकिन अब हमारे पास हॉलैंड वो माइग्रेट हो गए, लेकिन कब हो गए, वो 1933 में हॉलैंड चले गए। एनी फ्रैंक के पेरेंट्स हॉलैंड 1933 में चले गए, ये हमारा राइट आंसर बनता है 1933। ओके, हमारे पास और एक क्वेश्चन है, एनीज फादर वाज अ मेंबर ऑफ डैश कंपनी। एनी फ्रैंक के जो पापा थे वो किस कंपनी में मेंबर थे,
कौन सी कंपनी थी, किन की कंपनी थी, तो कंपनी वो ज्यूज की थी, तो इस कंपनी में वो मेंबर थे, जेविश कंपनी में, हाँ, मेंबर ऑफ जेविश कंपनी। उसके बाद द माइग्रेशन ऑफ फैमिली इज ड्यू टू, तो ये माइग्रेशन अभी हमने बात की इस वाले क्वेश्चन में, माइग्रेशन उनकी उसका रीजन क्या था ये हमने पढ़ा था उनसे, बिल्कुल। माइग्रेशन ऑफ फैमिली इज ड्यू टू, किस रीजन से, किस वजह से, क्यों वो माइग्रेट करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि हालात खराब थे। हालात अगर खराब थे तो हिटलर का दौर था, हिटलर एंटी जेविश के खिलाफ थे, तो इसका मतलब हिटलर्स एंटी जेविश लॉज, इसको लेकर वो माइग्रेट हो जाते हैं दूसरी जगह। क्योंकि आप जानते हैं जब किसी सोसाइटी, सिटीजन्स या हम कंट्री या स्टेट के राइट्स छीने जाते हैं तो वो डेफिनेट सी बात है या जाहिर सी बात है वो उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, या तो वो चले जाएंगे वहाँ से या माइग्रेट करेंगे या तो गवर्नमेंट के खिलाफ उठ खड़े होंगे। सो हम ज़्यादा डिटेल में ना जाएं तो इतना ही कहना बेहतर है कि हिटलर का जो एंटी जेविश लॉज था उसको देखकर वो माइग्रेट हो जाते हैं, वो जो वहाँ पे लॉज हो रहे थे, अप्लाई हो रहे थे, उनकी वजह से वो माइग्रेट हो गए। एनी फ्रैंक डाइड इन, एनी फ्रैंक की वफात कब हो जाती है, एनी फ्रैंक की वफात कब हो जाती है हमारा क्वेश्चन है, तो उसकी वफात 1945 में हो जाती है। एनी फ्रैंक डाइड इन 1945। ओके, कुछ अननोन फैक्ट्स जो हमें जानने ज़रूरी है और जो ज़्यादातर लोग जानते नहीं है इसके बारे में, तो उन पे बात करेंगे। ये बस थोड़े से रह गए, ये अननोन फैक्ट्स हैं, खैर इनको पढ़ लेते हैं, जल्दी हम कर लेंगे। तो द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल इज आल्सो नोन एज, तो डायरी ऑफ यंग गर्ल, इसका ऑब्जेक्टिव आपको अगर बनाना है तो ये बन सकता है, इज आल्सो नोन एज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक की फैमिली जो थी वो अप्रेंड करके कब की गई, अप्रेंड मीन्स पकड़ लेना, उनको कब पकड़ा गया था, जब वो सेक्रेट, ये पकड़ना मतलब कि कहीं जगह छुपना, छुपे कहाँ थे, सेक्रेट एनेक्सी में। सेक्रेट एनेक्सी क्या है मैंने बता दिया अभी आप लोगों को ऊपर, तो इसका मतलब वो 1944 में अप्रेंड हो गए, कहाँ, उनकी फैमिली सेक्रेट एनेक्सी से। क्यों, क्योंकि किसी अपने ने ही वहां पर उनके साथ जो लोग रह रहे थे, कोई एक ने खबर की थी एंड ज्यूइश पीपल्स को, कि किसी एक ने गवर्नमेंट को अप्लाई खबर की थी कि वो फलानी जगह पे रह रहे हैं, तो इसलिए उनको अप्रेंड किया गया था वहां से। और एक पॉइंट है, एनी फ्रैंक डाइड ऑफ टाइफस, हमें ये पता नहीं था एनी फ्रैंक किस, हाँ आपको ये क्वेश्चन बन सकता है, एनी फ्रैंक व्हाट वाज, एनी फ्रैंक किस वजह से वफात हो गई उसकी, तो आप ये कह सकते हैं टाइफस की वजह से। और टाइफस क्या है, ये बहुत सारे किस्म है फीवर के, तो फीवर एक इन्फेक्टेड डिजीज जो है, उसमें क्या है, एपिडेमिक टाइफस होता है, स्क्रब टाइफस है और मुरीन टाइफस है, ये 2-3 इसके अकसाम हैं, काइंड्स हैं, लेकिन हम ये शॉर्ट में कह सकते हैं एनी फ्रैंक डाइड ऑफ टाइफस। और एक पॉइंट हमारे पास है, एनी डाइड इन बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप इन 1945। तो एनी फ्रैंक कहाँ मर जाती है या कहाँ उसकी वफात हो जाती है, ये आर्मी कैंप होता है। ओके, ये आर्मी कैंप होता है बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप। तो कब मरी, 1945 में, 1945। ये ऊपर ऑब्जेक्टिव आया व्हेन शी डाइड 1945, बट वेयर शी डाइड ये पता नहीं था, तो ये हमें पता अब चला, बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप। ओके, याद रख लीजिएगा, बर्जन बेल्सन कंसंट्रेशन कैंप, इस कैंप में उसकी वफात हो जाती है। उसके बाद एनी फ्रैंक की जो डायरी थी, एनी फ्रैंक के पापा को जो डायरी मिली थी, असल में उसके पापा को किसने दी थी, क्योंकि यहां पे आपने ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि उसके पापा भी जेल में थे, पूरी फैमिली जेल में थी। तो उसके घर में कौन था, उसके घर में मियाप गाइज होती है, मियाप गाइज एक फीमेल होती है, वहां की सिटीजन होती है, वही उसके घर, उस घर की थोड़ा देखभाल में रहती थी, तो उस वजह से मैप गाइज ही वो डायरी पहले उठा लेती हैं। तो उसके बाद मैप गाइज ही वो डायरी किसको देती है, एनी फ्रैंक के पापा को। याद रख लीजिएगा, एनी फ्रैंक्स डायरी वाज गिवन टू हर फादर बाय, उसके पापा को कौन देती है, मैप गाइज। तो वो कौन है, वो एक डच सिटीजन थी, वो भी हायर्ड थी, किसमें, वो भी सेक्रेट एनेक्सी में छुपी हुई थी, क्योंकि वो वहां की ही सिटीजन थी, इसलिए उसे, वो भी सिटीजन थी, लेकिन वो जो एंटी ज्यूज थे हिटलर, तो लेकिन वो हिटलर की कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, तो उस वजह से वो वहीं पर थी और उसी ने वो डायरी पकड़ी। तो बाद में जब एनी फ्रैंक के पापा जेल से छूट जाते हैं, तो बाद में एनी फ्रैंक के फादर को मैप गाइज बाद में ये डायरी हैंडओवर करती है। और एक पॉइंट है, और कौन से लोग थे जो एनेक्सी में हाइड कर थे, एनेक्सी में छुपे हुए थे, वो लोग कौन से थे, वो 4-5 लोग थे, कौन कौन से उनमें थे,
फ्रिटिज पिफेर, हरमन वैन पेलेस, अगस्टी वैन पेलेस। तो ये एक था हमारे पास फ्रिटिज, हरमन, अगस्टी वैन। तो ये कुछ लोग हैं जो उनके साथ छुपे हुए थे। किसमें? ये लोग छुपे हुए थे उनके साथ सेक्रेड एनेक्से में। ओटो फ्रैंक, उनकी फैमिली में कौन कौन था? ओटो फ्रैंक था, एडिथ फ्रैंक था। मीन्स कि ओटो फ्रैंक उसके पापा, एडिथ फ्रैंक उसकी मम्मी, मार्गोट उसकी सिस्टर और एनी फ्रैंक ये उनकी फैमिली थी। शाबाश, चलते चलते शाबाश। क्या? द डायरी हैज सिंस बीन पब्लिश्ड। तो डायरी जो क्या है वो अब तक, अब ज्यादा भी हो गया होगा, लेकिन फिलहाल ये बता सकते हैं 70 लैंग्वेजेस में वो पब्लिश हो चुकी है अब तक। द डायरी ऑफ यंग गर्ल कितने लैंग्वेजेस में? 70 लैंग्वेजेस में पब्लिश हो चुकी है। और एक पॉइंट हमारे पास है, द डायरी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, किस में? हमारा पास इससे पहले हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था ये डच लैंग्वेज में, लेकिन किस टाइटल के अंतर्गत इसे पब्लिश किया गया था? तो टाइटल उस बुक का था HET हेट एस्टुडस डैग बुकेरवियन। 14 जूनी है ये सुपर मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जूनी 1942। तो ये याद रख लीजिएगा, डच लैंग्वेज में वो पब्लिश हो गई। तो टाइटल उसमें उस बुक का क्या था? टाइटल उसका ये था HET ACHTER HUISDAGBOEKBRIEVAN 14 JUNI 1942। और एक बात, और एक प्ले उसमें बनाई गई है किसके द्वारा? एल्बर्ट हैकेट एंड फ्रांसिस गोडरिच, बेस्ड ऑन किसके? ए डायरी है। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पहले भी, तो ये उसका पुलित्जर प्राइज 1955 में मिल जाता है। तो बाकी इसका सब्सिक्वेंट फिल्म वर्जन भी है। तो उसमें इस फिल्म वर्जन में उसकी जो एक्ट्रेस थी वो शैली थी, शैली विंटर्स। तो शैली विंटर कहाँ की थी? ये अमेरिकन एक्ट्रेस थी, उसने उसमें काम किया। तो और इस शैली विंटर्स को भी क्या, उसको बाद में एकेडमी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ये कुछ बातें थी जो हमारे टेक्स्ट में नहीं है, तो उनके बगैर ये चीज कुछ बातें थी जो हमने आज पढ़ी। और हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स थे हमने उनको डिटेल में पढ़ा है। तो हम आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉड्यूल थर्ड पे जाएंगे। अभी हमारा मॉड्यूल सेकंड था, मॉड्यूल सेकंड यानी हमने द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल पढ़ा। इसमें हमारी एनालिसिस हो गई, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आने वाला जो है थर्ड वन लेक्चर जो है वो हम इस पे कर लेंगे, पोएट्री पे, आई कार्ड पे, महमूद दरवेश। तो इस पे हमारा आने वाला लेक्चर होगा।